नमस्कार, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। न्यूज़ 21 के माध्यम से आज से हर रोज रात 8 बजे आपके आसपास की घटनाओं की एक स्टोरी इस चैनल पे पब्लिश की जाएगी। अपने आसपास की जुड़ी खबरों से अवगत रहने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं आज की स्टोरी के बारे में। आज की स्टोरी एक ऐसे केस के बारे में है जिसमें फांसी की सजा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अलीपुर सेंट्रल जेल में 14 अगस्त 2004 को धनंजय चैटर्जी को 14 साल पुराने रेप केस में फांसी हुई। 21वीं सदी में भारत में फांसी का यह पहला मामला था। इस केस में बाद में कुछ ऐसे पहलू भी सामने आए जिससे फांसी की सजा को लेकर नए सिरे से बहस खड़ी हुई। बात 1990 की है। कोलकाता के भवानीपुर इलाके में आनंद अपार्टमेंट में एक परिवार रहता था। नागरदास पारेख और यशोमती बेन के 2 बच्चे थे। लड़की का नाम हेतल पारेख और लड़का भावेश पारेख। नागरदास पारेख गुजरात से आकर कोलकाता में बस गए थे और यहाँ सोने और जेवर का धंधा चलाते थे। बेटी हेतल पास ही के स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन की बात है, हेतल अपने स्कूल से घर आती है और अपनी माँ से शिकायत करती है कि सोसाइटी का गार्ड उसे फिक्रे कस रहा था। 2 मार्च की तारीख को हेतल एक और बार माँ से शिकायत करती है कि गार्ड ने उसे पिक्चर देखने के लिए चलने को कहा। नागरदास इसकी शिकायत सोसाइटी मेंबर से करते हैं और गार्ड का तबादला कर दिया जाता है। 5 मार्च को गार्ड धनंजय चैटर्जी को एक नई जगह रिपोर्ट करना था, लेकिन वह उस दिन वहां न जाकर वहीं आनंद अपार्टमेंट में दोबारा ड्यूटी देने पहुंच जाता है। ड्यूटी का वक्त सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक था। वारदात के दिन आखिर ऐसा क्या हुआ? 5 तारीख को पारेख परिवार के सभी लोग अपने अपने काम पर निकलते हैं। घर पर सिर्फ माँ थी। हेतल का उस दिन एग्जाम था। एग्जाम देकर वह 1 बजे अपने घर पहुंचती है। शाम को 5:30 बजे यशोमती बेन घर से निकलती है और पास के एक मंदिर में पूजा करने चली जाती हैं। हेतल अब घर पर अकेली थी। उसी समय धनंजय एक दूसरे गार्ड से कहता है कि उसे 3रे माले पर जाना है। वजह पूछने पर वह बताता है कि मालिक को नई जगह पर ड्यूटी की ज्वाइनिंग का खबर देना है। इसके बाद धनंजय लिफ्ट के जरिए 3रे माले तक पहुंच जाता है। उसी समय धनंजय जिस कंपनी के थ्रू गार्ड लगा था, उस कंपनी का एक बंदा पूछताछ करता है कि क्या नए गार्ड ने ज्वाइन किया। घड़ी में 5:45 हो रहे थे। पूछताछ पर कंपनी के आदमी को पता चलता है कि नया गार्ड नहीं आया और धनंजय ही ड्यूटी पर आया है। आदमी दूसरे गार्ड को धनंजय के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि धनंजय 3रे माले पर है। इसके बाद दूसरा गार्ड धनंजय को आवाज लगाता है। धनंजय 3रे माले से नीचे झांककर जवाब देता है कि वह नीचे आ रहा है। नीचे आकर धनंजय कंपनी के आदमी से गेट के बाहर कुछ देर बात करता है। बताता है कि कुछ पर्सनल कारण के कारण वो नए दिन पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाया। कंपनी का आदमी धनंजय से कहता है कि अगले दिन वो नई जगह पर ड्यूटी करे। इसी समय यशोमती पारेख घर लौटती हैं। उन्हें पता चलता है कि धनंजय उनके घर एक टेलीफोन करने गया था। इसके बाद वो अपने फ्लैट में जाकर बेल बजाती हैं। जब बहुत देर तक कोई जवाब नहीं देता है तो दरवाजा तोड़ दिया जाता है। अंदर हेतल खून से लथपथ थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। हेतल की हत्या कर दी गई थी। लगभग 3 घंटे बाद नागरदास पारेख पुलिस को इत्तला करते हैं और तहकीकात शुरू हो जाती है। धनंजय के खिलाफ सबूत और गवाह। शुरुआती पूछताछ में ही पुलिस को धनंजय पर शक हो जाता है, लेकिन अगले 7 दिन तक धनंजय पुलिस के हाथ नहीं लगता है। 12 मार्च को पुलिस धनंजय को उसके गांव से पकड़ती है। वहां पुलिस को वो कपड़े बरामद होते हैं जो उसने वारदात के वक्त पहने थे। उसके घर से एक घड़ी भी मिलती है जो नागरदास के घर से चोरी हो गई थी। केस कोर्ट में पहुंचता है।
हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और जो सुराग थे वह भी परिस्थितिजनक या फिर सर्कमस्टेंशियल थे। ऐसे मामलों में मोटिव तय करना आवश्यक होता है। सरकारी वकील ने दलील दी कि चूंकि विक्टिम यानी कि हेतल उसने अपने पिता को धनंजय की शिकायत की थी और उसका तबादला करा दिया था, इस वजह से धनंजय ने बदला लेने के इरादे से पहले हेतल का रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। सारे गवाहों और बयानात के आधार पर कोर्ट ने धनंजय को फांसी की सजा सुनाई, जिसे पहले हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में बरकरार रखा गया। 14 साल जेल में बिताने के बाद 2004 में फांसी की सजा तय हुई। 25 जून 2004 को फांसी का दिन मुकर्रर था, लेकिन 24 जून को राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के पास धनंजय की माफी अपील पहुंची और फांसी रोक दी गई। अगले दिन से ही धनंजय की फांसी के समर्थन में आवाजें उठने लगी। तब बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की पत्नी मीरा भट्टाचार्य ने भी फांसी के समर्थन में कैंपेन किया था। 15 अगस्त 2004 को कोलकाता की अलीपुर सेंट्रल जेल में सुबह के 4 बजे धनंजय चटर्जी को फांसी दे दी जाती है। 21वीं सदी में भारत में पहली बार किसी को फांसी की सजा दी गई थी। पारिक परिवार कुछ दिनों बाद कोलकाता से अपना जमाया कारोबार लेकर निकल जाता है। मीडिया के लिए कहानी यहीं खत्म हो चुकी, लेकिन एक और कहानी थी जिस पर नजर कुछ साल बाद पड़ती है। वो कहानी थी धनंजय के नजरिए की। फांसी के फंदे पे चढ़ते वक्त तक धनंजय यही कहता रहा कि वह निर्दोष है। उसने कभी अपना जुर्म नहीं कबूला। दूसरी कहानी कई साल बाद सामने आती है, जब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता के 2 स्कॉलर्स ने इस केस का एनालिसिस कर कुछ नए तथ्य सामने रखे। चलिए जानते हैं दूसरी कहानी क्या थी। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही थी कि विक्टिम यानी हेतल ने अपने हमलावर के साथ हाथापाई की थी। उसके हाथों पर खून के निशान थे, लेकिन गवाहों के अनुसार धनंजय के कपड़े एकदम साफ थे। उसमें कहीं कोई खून का निशान नहीं था। उसके शरीर पर कहीं कोई चोट या खरोंच का निशान तक नहीं था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बताया कि धनंजय के कपड़ों पर खून का कहीं कोई निशान नहीं था। इस मामले में उंगलियों के निशान महत्वपूर्ण सुराग हो सकते हैं, लेकिन पुलिस को घटनास्थल से या हेतल के शरीर से धनंजय का कोई निशान नहीं मिला। हेतल के शरीर पर चाकू के 21 निशान थे, लेकिन मर्डर वेपन की भी कहीं कोर्ट में पेशी नहीं की गई। गवाहों के अनुसार धनंजय 5:25 पर बिल्डिंग में घुसा और 5:45 पर बाहर आया, यानी इस पूरे कांड के लिए उसके पास सिर्फ 20 मिनट थे। और इस बीच उसने अपना नाम पुकारे जाने पर बाहर निकलकर नीचे झांककर जवाब भी दिया। घड़ी चुराने की बात भी सवाल उठा रही है, क्योंकि उस दिन अपार्टमेंट में और भी कई चीजें थीं और सिर्फ घड़ी गायब हुई। डीएनए टेस्ट भी नहीं हुआ। फॉरेंसिक एविडेंस के अनुसार सीमेन के निशान पाए गए, लेकिन कोई डीएनए टेस्ट नहीं कराया गया। घटनास्थल से मिले खून के निशान भी धनंजय के खून से मैच नहीं कर रहे थे। जब हेतल की मां घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर निकलकर धनंजय ऐसा कर नहीं सकता था और हेतल तो मर चुकी थी। फिर अंदर से दरवाजा किसने लॉक किया? इन सब दलीलों को सुनकर भी कुछ लोग धनंजय को मिली फांसी की सजा से सहमत हो सकते हैं, जो गलत भी नहीं है। बिल्कुल संभव है कि इस मामले में दोषी धनंजय ही था। सजा देने और न्याय दिलाने के लिए कानून बनाया गया है। जिसका पालन सावधानी से नहीं किया जाए तो गुनहगार को छूट मिल सकती है और किसी बेगुनाह को फांसी। कानून चूंकि इंसानी सिस्टम है, इसलिए गलतियां होना लाजमी है। यही समझकर नीति निर्माताओं ने कानून में इस बात का भी ध्यान रखा। इसलिए कानून का मूल भाव यह माना गया कि गलती से गुनाहगार छोड़े जाएं तो फिर भी स्वीकार्य है, लेकिन गलती से किसी बेगुनाह को सजा हो जाए
ये कतई स्वीकार्य नहीं है। फांसी के केस में तो ये सिद्धांत और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि आम सजा में तो गलती हो जाने पर व्यक्ति को रिहाई, जुर्माना, हर्जाना मिल सकता है, लेकिन फांसी में ये मुमकिन नहीं है। इसलिए फांसी की सजा देते वक्त ध्यान देना चाहिए कि मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का ही हो। धन्यवाद।